हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th 2024 जो विज्ञान का पूरा पूरा पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न में हल सहित आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो मुद्रित प्रश्नों की संख्या है वो है आपकी 10। ठीक है, ये आपका 931 और 801 DB में सेट्स का आया हुआ है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक डालना है और अपना नाम डालना है। 100% यही आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं पूरा पेपर आपको सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ और आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो समय है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। यहीं से आपको पूरा पूरा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। ठीक है, जो प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्या है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य। ये पूरा बोर्ड का वायरल पेपर है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाला है। तो खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पुस्तक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा वार्डन का प्रयोग ना करें। प्रश्न एक अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ आपको करना है और आपको प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। अगर आपको जो नहीं आता है तो उस पर आप समय नष्ट ना कीजिएगा और अपने जो है दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिएगा जो आपको आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। पूरा वायरल पेपर है। आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट में जो है कितना दम है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है आपका ये। चलिए पहला प्रश्न बोला गया, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी कितनी है आपकी +10 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। सही आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो आप सभी आंसर कर रहे हो कि क्या होगा। देखो आप सभी जानते हो जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो गुरुजी हम जानते हैं क्या होता है आपका। तो वो होता है आपका F बराबर R/2। ठीक है, आपको फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तब 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका R/2। तिरछी गुणा कर लो आप लोग। R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल हल करके मैं बताऊंगा, एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे दूसरा, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो याद रखना प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वो होता है आपका लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है आपका सबसे कम होता है। तो गुरुजी ये भी बता दीजिए प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में होता है। सबसे कम तो सर आपने बता दिया किस में होता है, लाल में। तो सबसे अधिक होता है किस में, आपका बैंगनी में। ठीक है, याद कर लेना आप लोग क्या, सबसे अधिक प्रकीर्णन यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना। इसकी आपको PDF में मिल जाएगी। ठीक है, PDF चाहिए तो आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस नंबर पे। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से 100% के साथ तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद विद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो आप सभी जानते हो जो विद्युत शक्ति P होती है, P बराबर क्या होता है आपका W/T। कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक होता है आपका क्या, वाट। क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर है। तो ओम किसका होता है, तो नोट कर लीजिए, ओम होता है आपका किसका, प्रतिरोध का। ठीक है, सारे प्रश्न आप बना लीजिएगा एग्जाम में, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर एम्पियर किसका होता है, ये होता है आपका विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का होता है। क्लियर हो गया आपको। मैं सभी विकल्प ही आपके तैयार करा रहा हूँ। इसके बाद वोल्ट किसका होता है, तो याद रखना किसका होता है आपका विभवांतर का। पूरा प्रश्न आपके लिए है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद
किसी चालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यानी कि आपसे देखो आई दे रखी है, यानी विद्युत धारा दे रखी है आपको 2 एम्पीयर, और 2 सेकंड में चालक, यानी कि जो समय दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 सेकंड। ले समय भी दे रखा है आपको। आपसे क्या पूछे? आवेश। आवेश क्या होता है आपका? क्यू। ये आपसे पूछिए क्यू बराबर क्या होता है आपका? आई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई आपकी कितनी है? 2, और टी भी कितनी है? 2। कितना हो जाएगा? 4। क्या मात्रक होता है आपका? कूलाम। क्या मात्रक होता है आपका? कूलाम। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? 4 कूलाम। क्लियर? अच्छे समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट है, वेबर है, या वेबर प्रति वर्ग मीटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, देखो ये तो है आपका विभवांतर का, आप इससे भी कर सकते हो, ऑप्शन के द्वारा भी आप कर सकते हो। ये तो वेबर किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद वर्ग पर मीटर, ये होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो याद रखना जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें आपको निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निवारण के लिए आप अपने चश्मे में किसका प्रयोग करोगे? निकट, मतलब जिसमें ज़्यादा अक्षर उसी का प्रयोग करेंगे। आंखों में क्या लगाते हैं? लेंस, ठीक है। दर्पण मत कर देना धोखे से भी, समझ में आ गया। और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या लगाएंगे? ये लिखेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष, ठीक है। एग्जाम में आता है आपका, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। इसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। सर अनंत क्यों होती है? देखो दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लेंस का 1/f बराबर 1/b और -1/u। पढ़ा है ना? पढ़ा है बोलोगे जी सर। इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है ना, उतनी दूरी पर आप खड़े होते हो ना, जितनी, कहने का मतलब मेरा ये है, आप जितनी दूरी पर खड़े होते हो उतनी दूरी पर आपका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब, यानी कि b बराबर क्या हो जाता है? u। जब b बराबर आपका u हो गया, ये वाली चीज़, तब क्या हो जाएगा? b की जगह u रख दो, तो 1/u माइनस 1/u, ये कट जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। जब अन का 1/f बराबर क्या हो जाता है आपका? 0, और बटा में 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0f बराबर 1, और f बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका? अनंत। क्या होता है दोस्तों? अनंत। इसीलिए जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है, ठीक है। इसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आपकी आँख स्वस्थ है तो कितना देख सकती है? ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्लियर? ये भी हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बस यही सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, न्यूनतम दूरी। क्लियर हो गया ये सब? बोलोगे जी सर। सभी के लिए मैं विकल्प भी आपके लिए तैयार करा रहा हूँ, कुछ भी आ जाएगा आप आसानी से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा उपखंड खा। इसमें आपके केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। हमने उपखंड का तो कर लिया, अब हम करेंगे खा। बोला गया शुद्ध जल का पीएच मान है, यह विलयन, देखो ये 1 अंक का आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल वायरल पेपर है ये। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हो, अगर अम्लीय होगा तो क्या होगा? पीएच मान 7 से कम, 7 से कम जितना भी होगा वो सब क्या होगा? अम्लीय। अगर क्षारीय होगा तब क्या होगा साथियों? तो होगा आपका 7 से अधिक। पूरा हल पेपर है ये, मैं करा रहा हूँ आपको, ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपका? उदासीन विलयन है। अगर शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है। कितना है ये? 7 लिखा है, ठीक है। 7 है, ये विलयन है, तो कैसा होगा आपका? उदासीन। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे 7 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Fe, Zn
Mg या कॉपर, देखो लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं इसके प्रतीक भी आपको बताता चलता हूँ साथ में। ये है जिंक और ये क्या है आपकी मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। इसके बाद ये क्या है आपका कॉपर। ठीक है, ये क्या है आपका आयरन बोल दो या बोल दो आप लोग लोहा। ठीक है, ये आयरन है या लोहा। क्लियर? तो आप सभी जानते हो विद्युत सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर का स्थान है वो हाइड्रोजन से क्या है? नीचे है। इसीलिए कॉपर जो है विस्थापित नहीं कर पाती किसको? हाइड्रोजन को। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है। ठीक है, आयुपेशी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है आपका CH3COOH। ये होता है, देखो एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मैथ। नहीं, एक कार्बन वाले को आप लोग क्या बोलते हो? मैथ। दो वाले को क्या बोलोगे? एथ। ठीक है, जहाँ COOH ग्रुप लगा है उसके लिए क्या बोलते हो आप लोग? ओइक अम्ल। क्या बोलते हो? ओइक अम्ल। क्लियर हो गया? देखो ये है आपका CH3, तो एक कार्बन दो कार्बन वाले क्या बोलेंगे? एथ। क्या बोलेंगे हम लोग? एथ। अब याद रखना इनके बीच सिंगल बांध है तभी क्या हो जाएगा? एथेन। और COOH का क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका? ओइक अम्ल। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर हो गया। अगर आपसे संरचना सूत्र बनवाए इसका तो देखो एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है और क्या है आपका? इधर लगा दे O, इधर लगा दो O, इधर लगा दो H और इधर लगा दो 3H। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ लगा दो आप एक, क्या हो गया? पूरा हो गया ना। देखो 4H हैं, 4H पूरे हो गए। क्लियर हो गया? ऐसे करके संरचना सूत्र भी बना सकते हो। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? संतृप्त असंतृप्त पे अंतर समझ लीजिए। देखो जो आपका संतृप्त होगा दोस्तों, क्या जो आपका संतृप्त होगा उसमें केवल कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होगा? एक बंध होगा। असंतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के मध्य आपके डबल बंध होंगे। और क्या हो सकता है? असंतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होते हैं आपके कैसे? असंतृप्त। ठीक है, कैसे होते हैं? असंतृप्त। जिनमें डबल बॉन्डो और ट्रिपल बॉन्डो वो होते हैं आपके असंतृप्त। तो यहाँ पे देखो एथेन सिंगल बॉन्ड है, मेथेन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना? तो ये एथिलीन जो है इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, एथिलीन कैसे लिखोगे? ये लिखोगे C और डबल बॉन्ड C। ठीक है, और क्या लिखोगे? इधर H लगा दो, इधर H लगा दो। क्लियर हो गए पूरे? नहीं हुए ना? देखो क्या हो गया? एथिलीन ईन लगा ना, डबल बॉन्ड होगा। देखो कार्बन के चार होते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। चाहिए कितने होते हैं? 8। 4 1 5 6 7। इधर एक और लगा दो, यहाँ यहाँ भी एक और लगा दो आप। अब हो गए पूरे। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होता है फार्मूला एथिलीन का। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। चलिए, इसके बाद आर्सेनिक तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, अक्रिय है। तो बताइए आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक आपका क्या है? उपधातु है। क्या है आपका? उपधातु। उपधातु सर क्या होता है? जिसमें धातु प्लस अधातु दोनों के गुण हो वही कहलाता है आपका उपधातु। ठीक है, आर्सेनिक हो गई आपकी, एंटीमनी हो गई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपके उपधातु हैं। ठीक है, 13वां धावन सोडा की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धावन सोडा की प्रकृति सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धावन सोडा का सूत्र, है कि नहीं? और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय, क्षारीय होती है। ठीक है ना? अगर अम्लीय होगा तो क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। अम्लीय के लिए क्या होना चाहिए? H पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है दाहिने अलिंद से बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाहिने निलय में। तो याद रखना फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है? तो वो आता है आपका बाएं अलिंद में। कहाँ आता है आपका? बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद आपका 15वां बोला गया मानव वक्र का कार्य होता है श्वसन, प्रोटीन, हार्मोन्स या उत्सर्जन। तो आप सभी जानते हो मानव वक्र क्या होता है? इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वक्र की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? चलिए,
ये किस में काम करता है? आपका उत्सर्जन में काम करता है। किस में काम करता है? उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16वां। बोला गया निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? फिरोमिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन या हिपेरिन या इंसुलिन। तो आप सभी जानते हो जो पादप हार्मोन है ना, वो है आपका जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है आपका? जिब्रेलिन। इसके बाद निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि जो औरतों में पाया जाता है, यानी कि जो लेडीज में पाया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है ना, जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो बताना है। ठीक है, मतलब जो लेडीजों में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो औरत है वो औरत में नहीं पाया जाता है, वो बताना है। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद अंडाशय। अंडाशय भी आपका किस में होता है? लड़की में पाया जाता है, औरत में। गर्भाशय भी होता है और डिम्ड वाहिनी भी पाई जाती है। तो क्या नहीं होती है? वो होती है आपकी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी नर। किस में पाई जाती है? आपकी नर में। क्लियर। इस ऐसे आप समझ सकते हो, विकल्प को देखकर भी आंसर टिक कर सकते हो। इसके बाद परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। गर्भ निरोधन गोलियां, निरोध का प्रयोग, वेक्सेक्टोमी या गर्भ समापन। तो परिवार नियोजन यानी कि आप परिवार को सीमित रखना चाहते हैं तो उसकी परमानेंट विधि आपको बतानी। देखो, गर्भ निरोध गोलियां करोगे तो गर्भ नहीं ठहरेगा, कोई दिक्कत नहीं। निरोध का प्रयोग करोगे तब भी नहीं। गर्भ समापन ये भी नहीं हो सकता। तो आपकी जो परमानेंट है ना, वो है आपका वेसोटोमी। ये कि जिसे बोलते हैं आप लोग नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। ये होती है आपकी लड़की में। ठीक है, जब लड़की की शादी हो जाती लड़की कराती नसबंदी। और सर लड़का क्या कराते हैं फिर, ये भी तो बता दीजिए। तो ये कराते हैं आपके नलबंदी को। क्या कराते हैं? नलबंदी। क्लियर। इतनी अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ आपको, एक भी एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। आप ऐसे ही प्रश्न करके आना। जो भी आपने टारगेट ले रखा है 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं इस बार। इसके बाद डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। तो डीएनए के तंतु दोनों आपस में क्या जोड़ते हैं? तो वो जोड़ते हैं आपकी हाइड्रोजन बंध। किसको जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? जो साझेदारी से बनते हैं। आयनिक बंध क्या होते हैं? जो आयनों के द्वारा बनते हैं। ठीक है, क्लियर। जीन बने होते हैं एंजाइम के, प्रोटीन के या डीएनए के या आरएनए के। तो जीन आपके बने होते हैं डीएनए के। किसके? डीएनए की। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, एसिड। ठीक, क्लियर हो गया। क्या होती है फुल फॉर्म? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर। चलो आरएनए की राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलो अब हम करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। जो आपका खंड क्या है? वह वर्णनात्मक प्रश्न है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करेंगे, बस आप वीडियो को बने रहना अंत तक। इसके बाद आपसे बोला गया कि निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? एक मिनट। निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य? इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अभी मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य क्या है? तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ आपको बोर्ड में कैसे लिखना है। ठीक है, देखो यही तो है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। बस ऐसे ही आप एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस अपने चश्मे में प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे का मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था और आपको ऐसे ही बता दिया था। ये मैं लिख कर भी लाया हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में छाप देना है, पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। एग्जामिनर भी आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं काट पाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। इसके बाद बोला गया एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तुपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। कितनी? 10 सेंटीमीटर दूर। चलो इसको मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, एक लंबा धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा, आपकी जो आई है वो कितनी है? आपकी 20 एम्पियर है। कितनी? 10 सेंटीमीटर की दूरी,
आर आपकी कितनी है, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये बदल गई आपकी मीटर में। आप जानते हो, ठीक है, आप क्या जानते हो, एक मीटर में कितने होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 1/100 मीटर। तभी क्या कर दी हमने, 100 से क्या कर दी, भाग कर दी। इतना तो क्लियर हो गया। आपसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो होती है आपकी B बराबर μ0/2 पाई I/R। ये फार्मूला होता है। और इसका जो मान होता है ना दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ अभी, कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, और I आपकी 20 है, और R है आपकी कितनी, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2। ये है। चलो, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 दूनी कितने हो गए, 2 दूनी हो गए आपके 4। 4 गुणा 10 की पावर माइनस 7 गुणा ये 10 की पावर माइनस 2 काहे में, माइनस में ऊपर जाके हो जाएगी आपकी 10 की घात प्लस के 2। तो B बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5। क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एक तो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, होता नहीं होता है, ये आप क्या लिख सकते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्या लिख सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये भी मात्रक होता है। क्लियर, चलो समझ में आ गया, सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, तो ये आप एग्जाम अपने आप देख लेना, अपनी किताब में अपने हिसाब से करोगे तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, चलो, ओम का नियम लिखिए, इसके सत्यापन हेतु प्रयोग का वर्णन कीजिए। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ओम का नियम है कि नहीं। चलो, आपके एग्जाम में भी आता है, तो ओम का नियम हम बता रहे हैं आपको, और सत्यापन करके भी दिखाएंगे कैसे सत्यापन करोगे, है कि नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो बगैर मेहनत के आप नहीं ला सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो भैया, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, ठीक है, क्या होता है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर B के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तार का ताप निश्चित है। PDF भी आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लेना। अथवा में आप ये लिख सकते हो, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर B और उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या होता है, B समानुपाती I, और B/I बराबर R क्या है आपका, एक नियतांक है। ठीक है, अथवा B बराबर IR। ठीक है, चलो BI का मतलब बता देते हैं। B होती है आपकी विद्युत विभवांतर, I है तार में प्रवाहित विद्युत धारा, R है अनुक्रमांतिक नियतांक, जिसको R को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर करता है। ओम के नियम का सत्यापन, इसको सत्यापन करने हेतु एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्र के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, ये चित्र मैंने बना दिया है इस तरह से, पहले पढ़ लो। ठीक है, क्या है, ये है। ठीक है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर B वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा को ये मापते हैं किससे, एमीटर से, और वोल्टमीटर से मापते हैं हम लोग क्या, विभवांतर। विभवांतर से क्या मापते हैं हम लोग, वोल्टमीटर। अब आप चित्र देख लो आराम से, ये एक बैटरी, ये धारा नियंत्रक है, ये आपकी कुंजी, एमीटर लगा दिया, ये हमने प्रतिरोध लगा दिया, और विभवांतर को लगा दिया श्रेणी क्रम में। तो हमेशा याद रखना अब कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में क्या लगाते हैं हम लोग, विभवांतर को लगाते हैं। ठीक है, सो समांतर क्रम में, समझ में आ गया, समांतर क्रम में क्या लगाते हैं हम लोग, विभवांतर लगाते हैं। श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। क्लियर, अगर आपसे पूछ ले बताइए समांतर क्रम में क्या को किसको जोड़ते हैं, तो याद रखना वोल्टेज को यानी विभवांतर को, और श्रेणी क्रम में एमीटर को। समांतर में विभवांतर और श्रेणी में एमीटर, याद रखना। ठीक है, देखो अगर सत्यापन करना है तो एक सरल रेखा हमें
प्राप्त होनी चाहिए बी तथा आई के बीच। चलो, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की स्थिति में प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। चालकों की नियम का पालन करता है। ठीक है, जब ग्राफ खींचोगे तो आपको एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो बस ये आप तैयार कर लेना। क्लियर हो गया आपको? हमने आपको आंसर भी बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया कि एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब, 60 वाट के 5 पंखे, 1000 वाट का रेफ्रिजरेटर लगा है। प्रतिदिन सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते हैं, 10 घंटे चलते हैं। 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए और 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग बड़ा आराम से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, देखो विद्युत ऊर्जा होती क्या है आपकी, पहले वो समझ लो। सवाल तो आप कर ही लोगे, ओम का नियम का कर दो अथवा मैं ये कर सकते हो। डब्लू बराबर क्या होता है आपका, वाट गुणा घंटे, और गुणे क्या होते हैं आपके दिन। ठीक है, और बटे क्या होता है आपका 1000। ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आ जाएगी आपकी यूनिट। जब यूनिट निकल के आ जाएगी तो जितने रुपए यूनिट पड़ रहे हैं उससे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, आपको क्या क्या लिख लेना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपके कितने बल्ब हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा निकाल रहे हैं। ठीक है, डब्लू हम लोग निकाल रहे हैं, समझ गए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5 10 हैं आपके क्या बल्ब, ये 10 बल्ब हैं, प्लस और क्या है आपके 5 पंखे हैं। ये लिख लेना आप लोग भी, सवाल आसानी से कर पाओगे। और क्या, एक रेफ्रिजरेटर है, क्या है, एक रेफ्रिजरेटर। चलो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है, कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे चलते हैं। कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, तो आपको यानी कि दिन दे रखा है। ठीक है, कितने दिन चलते हैं, 30 दिन चलते हैं। ठीक है ना, 30 डे। और औसत कितने घंटे चलते हैं, घंटे आपको दे रखे हैं कितने, 10। कितने दे रखे हैं, 10। तो लगा दीजिए। तो डब्लू बराबर सबसे पहले 10 बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं आपके। एक बार आप ये देखोगे प्रश्न को, ठीक है, सवाल तो आप कर जाओगे मुझे पता है, पर सवाल को अच्छे से देखकर करोगे तभी मज़ा आएगा। देखो 10 बल्ब हैं, कितने हैं, कितने वाट के हैं, 100 वाट के हैं। लो 100 वाट लिख दिया, ये वाला फार्मूला लगा ना, वाट गुणे घंटा गुणे दिन। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुणा दिन, वाट गुणे घंटे गुणे दिन। कितने चलते हैं आपके, 10। ये लिखा यानी 30 दिन, सॉरी कितने, 30 दिन चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन चलते हैं। और वाट गुणे घंटे गुणे दिन, घंटा कितना है आपका 10। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गए। ठीक है, पर आप सवाल ऐसे कर सकते हो। प्लस आप पंखे, पंखे कितने हैं आपके 5, गुणा घंटे कितने हैं आपके 10। ठीक है, और कितने दिन चलते हैं आपके 30। ठीक है, और कितने वाट के हैं आपके, कितने वाट के हैं 60। देखो उल्टा सीधा लिख रहा है, वाट पहले आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा आपका। प्लस एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, वाट कितने हैं, 1000 वाट का है, देख पा रहे हो ना, 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर। कितने घंटे चलता है, 10। कितने दिन, 30 दिन, और बटे हैं आपके 1000। क्लियर। चलो देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, 1 0 से 1 0 काटेंगे, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे। तो डब्लू आ जाएगी क्या आपकी, ये आ जाएगा 30 गुणा 10, कितना हो जाएगा आपका 300। प्लस यहाँ 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, कितना हो जाएगा 5 3 15 छक्का 90। प्लस यहाँ 1 2 3, 1 2 3, कितना आ जाएगा आपका, ये भी 30 गुणा 100, 300। जब आपको जोड़ोगे कुल व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी आ जाएगी आपकी, 300 300 600, तो कितनी हो जाएगी आपकी 690 यूनिट। कितनी हो जाएगी, 690 यूनिट। तो ये तो आपका आंसर हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य। ठीक है, चलो यहाँ लिखोगे 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से
कुल, ठीक है ना, कुल विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका 4 यूनिट है और कितने 690। 1 यूनिट का आपसे जाता है 4 रुपया, ठीक है, और 690 का कितना जाएगा तो गुणा कर लो, 4 जीरो 4 निम 36, 4 चंग 24, 3 2760 रुपया जाएगा। ये आपका क्लियर आंसर है। समझ में आ गया, बढ़िया कर लिया आपने अच्छे से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बोला गया है कि आपसे उपखंड गा, उपखंड गा क्या बोला गया है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, धातु है उसकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है, पीतल का संगठन भी लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, चलो मिश्र धातु आपको बता देते हैं। देखो मिश्र धातु एक्चुअली में होती क्या है, जो धातु और धातु मिलकर बनती है तो वही होती है आपकी मिश्र धातु। चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लो, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अथवा में आप ये लिख देना, 2 या 2 से अधिक धातुओं क्या क्या होना चाहिए, धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण आपका क्या हो गया, पीतल। इसके बाद धातु व उसकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। कहने का मतलब इन्हें का ये है कि आप मिश्र धातु बना रहे हो तो सबसे पहले धातुओं को अगर धीरे धीरे गर्म करोगे और फिर उन्हें धीरे धीरे आप ठंडा करोगे तो वो एक क्या बन जाएगी, नरम मिश्र धातु। इसके विपरीत यदि धातुओं को आप जल्दी से गर्म करोगे, ठीक है, शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से आप क्या करोगे, उसे ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर होती है कि नहीं। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाते में उसकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया कराने पर गुण, चमक, रंग आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। क्लियर हो गया आपका ये सब, है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब में आपका क्लियर हो गया ना। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो इसको भी हम वापस रख देते हैं, ठीक है, आप कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया ना। ये सब क्या होते हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाता है, मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया कराने पर गुण, चमक, रंग आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप हमसे PDF के रूप में ले सकते हो। चलो पीतल का संगठन आपका होता है कापर, कितना कापर होता है और जिंक होता है 70% होती है कापर, जिंक होती है आपकी 30%, ठीक है। ये है आपके पीतल का संगठन जो आपसे पेपर में पूछा गया था, ठीक है। चलो उपयोग क्या है, तार मशीनों के पुर्जे बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। इसके बाद विकृत गंधिता, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता और स्त्रीकरण, पूरा पेपर हल ही है, विकृत गंधिता और स्त्रीकरण। चलो इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करेंगे। विकृत गंधिता क्या होती है इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ थ्योरी के द्वारा। विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। सर इसको समझाओ आप। देखो आपने क्या देखा होगा, जब आप चाट पकौड़ी खाने जाते हो समोसे वाले की दुकान पर, तो वो जो तेल होता है ना उसको बार बार यूज करने से, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कढ़ाई होती है ना उस पर काले रंग की जम जाती परत ऐसी, तो वही होती है आपकी विकृत गंधिता। तो यही बोला गया, वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, ठीक है, यानी बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है और उसके स्वाद भी होते हैं, क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। इसमें तेल तथा वसा क्या हो जाते हैं, आपके उपचयित होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। समझ में आ गया आप। जैसे आपने आलू की चिप्स की थैली देखी होगी, ठीक है, आप चिप्स वगैरह तो आप खूब खाते हो, उसमें हवा भरी होती है, तो हवा आपकी कौन सी होती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी होती है दोस्तों, नाइट्रोजन। समझ में आ गया। चलिए अब तो क्लियर हो गया होगा, जिसे लिखा है जैसे आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर के विकृत गंधिता होने से रोका जा सकता है। क्लियर हो गया आप। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, स्त्रीकरण। चलो स्त्रीकरण भी हम आपको दिखा देते हैं, स्त्रीकरण क्या है।
एस्टीकरण क्या है? बाह्य अभिक्रिया जिसमें एसिटिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जली कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलो ये अभिक्रिया है आपकी, और आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एसिटिक अम्ल है, प्लस क्या है? एथिल अल्कोहल है, सांद्र H2SO4 है, निर्जली कारक लेते हैं आप, क्या बन जाता है आपका? एथिल एसीटेट प्लस जल बन जाता है आपका। ठीक है, ये अभिक्रिया है आपकी, मैंने कराई है, आप भी इसको आराम से समझ लीजिए और आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको गलत करके मत आइएगा। ठीक है, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वीडियो को आप अपने दोस्तों में अब तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद निम्न के आयुपेशी नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल का अभी हमने बताया था क्या होता है? CH3COOH। एक कार्बन, दो कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। और क्या होता है? सिंगल बंद एन। और क्या होता है? ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, मैंने अभी बताया था जस्ट। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिए। एथिल अल्कोहल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है आपका? ये होता है CH3CH2OH। ये होता है एथिल अल्कोहल का फार्मूला। इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? एक, दो, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका? एथ। और सिंगल बंद है तो क्या हो जाएगा? एन। और OH क्रियात्मक समूह है तो क्या हो जाएगा आपका? आल। ठीक है, इसका लगाते हैं हम लोग अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एथे और नाल। समझ में आ गया? ये पाई इस पे लग जाती है, इस पे आ गई, और ना ये वाली बढ़ा की पाई आपकी ना पर आ गई, तो क्या बन गया आपका? एथेनॉल। क्लियर? चलो, इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। बोला गया तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपका? H2SO4 प्लस जिंक क्या होती है आपकी? Zn। क्या बन जाएगा आपका? तो ये बन जाएगा आपका Zn SO4 प्लस H2 गैस से निकल जाएगी। तो ये आपकी समीकरण संतुलित लिख गई है। क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग? चलो, संतुलित समीकरण है, पूरी देख लीजिए आप लोग। इसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन ये ले लिया, हाइड्रोजन क्या ले लिया हमने? H2। क्या बनाती है अमोनिया? क्या फार्मूला होता है? NH3। अब H कितने हैं आपके? 3। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने कर दो? 2। क्लियर हो गया? H कितने हो गए? 3 दूनी 6। यहाँ H कितने हैं? 2। तो यहाँ लगा दो आप 3। तो ये आपकी संतुलित हो गई। समझ में आ गया? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? जो नरम हो बिल्कुल, तो क्या होता है? HCl प्लस क्या? मैग्नीशियम। क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका MgCl। ये फार्मूला नहीं होता, ये Cl2 होता है प्लस H2। आप देखो यहाँ पे आप 2 लगा दो, बस आपकी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद धबनी और सिरा में अंतर। उपखंड गा करेंगे। बोला गया है धबनी और सिरा में अंतर। चलो, धबनी और सिरा में अंतर आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, लो आप एक चीज याद रखना, ध्वनि क्या होती है, सिरा क्या होती है? सिरा आपकी नस वगैरह होती है ना जो नीले रंग की, वही होती है आपकी सिरा। चलो, ध्वनि क्या होती है? धबनी गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं और सिरा नीले रंग की दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही बात है, नसें आपकी कैसी होती हैं? नीली होती हैं। इसके बाद ध्वनि में कपाट नहीं होते और सिरा में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मनचाहे है जहाँ पर आपके सुई लगा देता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो है सिरा में स्थान स्थान पर कपाट मतलब दरवाजे होते हैं। ध्वनि नंबर 3, ध्वनि गहराई में स्थित होती है। सिरा त्वचा के नीचे स्थित होती है, यानी कि कम गहराई पर स्थित होती है आपकी सिरा। इसके बाद नंबर 4, ध्वनि की दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं और यहाँ पे क्या? तो सिरा की दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। क्लियर? ध्वनि हृदय को हृदय से अंगों की तक पहुँचाती है और सिरा क्या करती है? सिरा शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर पहुँचाती है। क्लियर? क्लियर हो गया? आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो, इसके बाद आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 4 अंक के, विखंडन, पुनर्जन या मुकुलन। तो मैं आपको तीनों पर लिखकर बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे विखंडन। विखंडन में परिपक्व पादप विभाजित होकर, परिपक्व मतलब पूर्ण पका हुआ पादप विभाजित होकर
विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ये क्रिया विखंडन कहलाती है। पका हुआ कोई भी पादप है वो विभाजित होकर क्या होता है, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ये क्रिया विखंडन कहलाती है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। कभी कभी केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर अनेक खंडों में बट जाता है, यह क्रिया बहुविखंडन कहलाती है। यह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। उदाहरण आपके जीवाणु, उगलीना, अमीबा। ठीक है, विखंडन किसका होता है, आपका जीवाणु का, उगलीने का और अमीबा का। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद आपसे पूछा गया है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। चलो इसको भी देख लो आप, एग्जाम में आता है तो क्या करें, बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्या होता है, किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्य तथा नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनर्जनन कहलाता है। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया आदि जीवों को यदि अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक बाद वृद्धि एवं विभाजन द्वारा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण होता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद आपसे मुकुलन। तो मुकुलन भी आप देख लो, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है, मतलब कि उभरा हुआ भाग बन जाता है। ठीक है, आगे ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। मतलब ये अपनी माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो अपनी माता की कोशिका से अलग होकर अपना एक पूर्ण रूप पौधा बन जाता है। ठीक है, जैसे ईस्ट हाइड्रा, ईस्ट में ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हुए बिना ही नए मुकुल का निर्माण करते हैं, जिससे एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों या कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो आप देखते हैं हम लोग और प्रश्न आगे क्या बोला है कि प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वो एक उदाहरण देकर समझाइए। चलो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जो अपनी बगैर इच्छा के आ जाए। ठीक है, चलो देख लीजिए। क्या है, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण पुतली के आकार में परिवर्तन। सर इसका मतलब क्या, जैसे आप पहले कहाँ थे, धूप में थे, धूप से सीधे आप कमरे में जाओगे तो आपकी जो पुतली क्या होगी, अपना आकार परिवर्तित कर लेगी। ठीक है, जैसे ही आप अंधेरे से कहाँ जाओगे, उजाले में, तब भी पुतली अपना आकार जो है परिवर्तन कर लेती है। इसके बाद छींकना खांसना, अगर आपको छींक आ रही तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि एक ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया है जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं। ठीक है, हमारी इच्छा से नहीं होती हैं सब। क्लियर हो गया। ये क्रियाएं आपकी किससे नियंत्रित होती हैं, मेरु रज्जु से। याद रखना, ये क्रियाएं आपकी मेरु रज्जु से नियंत्रित होती हैं। मेरु रज्जु ही आपको क्या कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है इन क्रियाओं को। इसके बाद आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। ठीक, 3 नियम है मेंडल के, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम और आपके एक और नियम है। ठीक है, 3 नियम है, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, पृथक्करण का नियम, एक और नियम है, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तीनों नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, एग्जाम में आता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। चलो चित्र बना देते हैं हम लोग। किस तरह से चित्र बनाओगे, ये चित्र रहा आपका। ठीक है, ये चित्र है, इस तरह से आप बना लेना। आप देख लीजिए, इस तरह से आप चित्र बनाओगे, बेहतरीन और लाजवाब चित्र बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं। आपको पूरी की पूरी PDF शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मैं बता दूं। ठीक है, व्हाट्सएप ये है आपका, इस पर आप जुड़ सकते हो, सीधे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो वीडियो को शेयर करना और दोस्तों के साथ मिलकर चलिए, और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।